नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज चल कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो है फुल टेस्ट सीरीज है और इस टेस्ट सीरीज में आने वाले यूपी पीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1, क्रोयो प्रिजर्वेशन। क्रोयो प्रिजर्वेशन का संबंध जो है वो बहुत ही कम ताप पर भंडारण से है, तो इस प्रकार ए का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और भूकंप जो है सबसे पहले अभिकेंद्र पर महसूस होता है, तो इस प्रकार बी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और जयमंडल संरक्षित जो है विशिष्ट संवर्ग का संरक्षित क्षेत्र है, तो इस प्रकार सी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। और रेड डाटा बुक जो है वो संकटा प्रधान प्रजातियों का अभिलेख है, तो इस प्रकार डी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में राष्ट्रीय पार्क और सूची 2 में राज्य। दाचीगम राष्ट्र पार्क जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो इस प्रकार ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और पापीकोंडा राष्ट्र पार्क जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो इस प्रकार बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। और सरिस्का राष्ट्र पार्क जो है वो राजस्थान में स्थित है, तो सी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और बंदीपुर राष्ट्र पार्क जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2 1 3 4, 2 1 3 4, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बाघ आरक्षित क्षेत्र राज्य। वर्तमान में देश में कुल 53 टाइगर रिजर्व है। बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में स्थित है। इसकी स्थापना जो है वो 1982-83 में की गई थी। वर्ष 1992 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है ये कर लो, ये बी, ये सी और ये डी। ओके, तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो पश्चिम बंगाल में है स्थित है, ना कि बिहार में। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र यानी रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं? पहला, किसान का अपनी फसल काटना। दूसरा, कपड़ा मिलों का कच्चे माल कपास को कपड़े में बदलना। और तीसरा, किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारिक बैंक को धनराशि उधार देना। और चौथा है किसी कारपोरेट निकाय का विदेश में रुपया अंकित मूल्य के बांड जारी करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। घरेलू अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं: सामान्य सरकारी क्षेत्र, वास्तविक क्षेत्र और वित्तीय क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र यानी रियल सेक्टर में उद्यमों, घरों और परिवारों की सेवा करने वाले गैर लाभकारी संस्था शामिल होते हैं। तो इस कारण इसमें किसानों की अपनी फसलें काटना और कपड़ा मिल का कच्चे मिल कपास को कपड़े में बदलना जो है वो रियल सेक्टर का निर्माण करता है। तो इस कारण इसमें 1 और 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित घटनाओं को भारत में उनके घटने के सुसंगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला, महल नोबिस मॉडल। दूसरा है योजना छुट्टी। और तीसरा आवर्ती योजना यानी रोलिंग प्लानिंग। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है वो 1956 से 1961 के मध्य थी। यह योजना जो है पीसी महल नोबिस मॉडल पर आधारित था। तो इस प्रकार जो पहला है वो सबसे पहले घटित हुआ था। महल नोबिस मॉडल जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ओके, और योजना अवकाश यानी योजना छुट्टी की अवधि जो है वो 1966 से 1969 तक थी। 1966 से 1966 से 1969 तक थी। और इसकी अवधि जो है वो 1956 से 61 तक। ओके, और आवर्ती योजना यानी रोलिंग प्लानिंग जो है वो जब केंद्र में मोरारजी देसाई सरकार सत्ता में आई थी तो उसी समय पंचवर्षीय योजना को 1978 में समाप्त कर दिया गया था और इसके स्थान पर एक वर्षीय प्लान बनाया गया था जिसे रोलिंग प्लानिंग कहा गया। तो इस प्रकार इसमें जो है ये 1978 में हुआ था। ओके, रोलिंग प्लानिंग। तो इसमें सबसे पहले महल नोबिस मॉडल आया था, फिर योजना छुट्टी हुई थी, फिर आवर्ती योजना यानी रोलिंग प्लानिंग हुआ था। तो इसमें 1 2 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में कर्व और सूची 2 में इंडिकेशन। लॉरेंस वक्र जो है वो आय अथवा संपदा के विवरण में असमानता को दर्शाता है, तो इस प्रकार ए का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और फिलिप्स वक्र जो है वो मुद्रास्फीति और रोजगार को दर्शाता है, तो इस प्रकार बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। और एंजल वक्र जो है वो आय और खाद्य पर व्यय का अनुपात को दर्शाता है, तो इस प्रकार सी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और लाफर वक्र जो है वो कर दर एवं कर राजस्व को दर्शाता है, तो इस बार डी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3 1 4 2 3 1 4 2, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर्थित मूल्य एवं खाद्यान्नों की सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित करती है। ऑप्शन ए है कृषि मूल्य में स्थिरता, ऑप्शन बी कृषकों को प्रेरणादायक मूल्य, ऑप्शन सी है सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों का भंडारण। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? समर्थित मूल्यों पर खाद्यान्नों की सार्वजनिक खरीद नीति द्वारा कृषि मूल्य में स्थिरता, कृषि को दिए गए प्रेरणादायक मूल्य में वृद्धि तथा सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों का भंडारण आदि सुनिश्चित किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें ये तीनों जो है समर्थित मूल्य पर खाद्यान्नों की सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित करती है, तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में फसल और सूची 2 में प्रजाति। धान की प्रजातियों में जो है वो रत्ना, जया, पद्मा, अमन, बोरो, पूसा और सुगंधा आदि हैं, तो इस प्रकार इसमें ए का 1 से सुमेलित हो जाएगा। ए का 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। और सरसों की प्रजातियों में गिरिराज, पीताम्बरी, वरुण, दिव्या, 33 आदि हैं, तो इस प्रकार इसमें बी का 4 से सुमेलित हो जाएगा इसमें। ओके, बी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और अलसी की प्रजातियों में हिमानी, मुक्ता, नीलम जवाहर, 17 आदि हैं, तो इस प्रकार इसमें सी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। सी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। और मटर की प्रजातियों में रचना, अपर्णा, सपना, उत्तर, पूषा, प्रगति आदि हैं, तो इस प्रकार इसमें डी का 3 से सुमेलित हो जाएगा, 3 से। ओके, तो इस प्रकार इसमें 1 4 2 3 1 4 2 3, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में शून्य जुताई का क्या लाभ है? पहला है पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। दूसरा, चावल की नई पौधा की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। और तीसरा, मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। जुताई रहित कृषि या बिना जुताई के खेती करने की एक तरीका है जिसमें भूमि को बिना जोते ही बार बार कई वर्षों तक फसलें उगाई जाती हैं। जुताई रहित कृषि के निम्न लाभ हैं। जुताई न करने के कारण भूमि का अपरदन बहुत कम होता है। इस विधि के प्रयोग से नए फसलों के लिए खेत में नई बीज रहती है। भूमि के अंदर तथा बाहर जैव विविधता को क्षति नहीं होता है। फसल अवशेषों को बिना जलाए गेहूं की खेती संभव है। चावल की नई पौधे नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। तो इस प्रकार ये तीनों जो है वो कृषि के शून्य जुताई के लाभ है। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कृषि क्षेत्र को अल्पकालिक साख परिदार करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं। और दूसरा कथन है, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक का एक सबसे बड़ा प्रमुख कार्य जो है वो प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध कराना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? सहकारी बैंक सहकारी समितियों अधिनियम के अंतर्गत आते हैं जो आरबीआई द्वारा विनियमित हैं और बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 और बैंकिंग कानून अधिनियम 1965 द्वारा शासित हैं। जिला केंद्रीय सरकारी बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की तुलना में कम ऋण देते हैं। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और जिला केंद्रीय सरकारी बैंक को सबसे प्रमुख कार्य जो है प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध कराना है। तो इस कार्य जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारत में प्रथम विनिवेश आयोग का गठन जो है वो 1996 में जीवी राधाकृष्ण की अध्यक्षता में किया गया था। तो इस कार्य इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
ऑप्शन ए तेल शोधशाला मथुरा, ऑप्शन बी है उर्वरक संयंत्र लखनऊ, ऑप्शन सी है काली उद्योग भदोही और ऑप्शन डी है एल्युमिनियम उत्पादन सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में उर्वरक संयंत्र जो है वो गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, बरेली में स्थित है, लखनऊ में नहीं। जबकि तेल शोधशाला जो है वो मथुरा में और कालीन उद्योग जो है वो भदोही में और एल्युमिनियम संयंत्र जो है वो सोनभद्र में स्थित है। तो इस कार्य इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है? पहला, यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व की कार्रवाई, दूसरा भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई, तीसरा मुद्रास्फीति और अल्प अवधि ब्याज दर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। भारतीय सरकारी बॉन्ड और प्रतिफल को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण जो भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति, विशेष रूप से ब्याज दर का क्रम, सरकार की राजकोषीय स्थिति, वैश्विक बाजार अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति। यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व की कार्रवाई भी इसे प्रभावित करती है और मुद्रास्फीति एवं अल्प अवधि ब्याज दर भी इसे प्रभावित करती है। तो इस कार्य इसमें ये तीनों जो है वो भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल को प्रभावित करते हैं वाले कारक है। तो इसमें 1, 2 और 3 ही द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, कोर मुद्रास्फीति तत्कालिक झटकों से भी प्रभावित होती है। दूसरा है, हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्य एवं ईंधन के घटकों को हटाने पर कोर मुद्रास्फीति का माप कर सकते हैं। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। हेडलाइन मुद्रास्फीति जो है वो मुद्रास्फीति का कच्चा आंकड़ा है जो कि उपभोग मूल्य सूचकांक के आधार पर तैयार किया जाता है। इसमें प्राथमिक वस्तुओं सहित खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को भी शामिल किया जाता है। हेडलाइन मुद्रास्फीति त्वरित झटकों से प्रभावित होता है, न कि कोर मुद्रास्फीति। तो इसका जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा और कथन 2 जो है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें केवल 2 सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान वृत्ति विधान में चरण सम्मिलित हैं। पहला है बजट का प्रस्तुतिकरण, दूसरा है बजट पर चर्चा, तीसरा है विनियोग विधेयक को पारित करना, चौथा लेखा अनुदान और पांचवा वित्त विधेयक को पारित करना। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। संविधान में बजट को वार्षिक वृत्ति विवरण कहा गया है। इसका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। इसमें वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार के अनुदान प्राप्तियों और खर्च का विवरण होता है जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक होता है। संसद में बजट जो है वो निम्नलिखित शास्त्रों से गुजरता है। पहला बजट का प्रस्तुतिकरण, दूसरा है आम बहस, तीसरा है विभागीय समितियों द्वारा जांच और चौथा है अनुदान की मांग पर मतदान और पांचवा है विनियोग विधेयक का पारित होना और छठा वित्त विधेयक का पारित होना। तो इस प्रकार ये पांचों जो समान वित्तीय विधेयक में चरण सम्मिलित हैं। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए राजकोषीय घाटा बजटीय घाटा से बड़ा होता है और कारण में कहा जा रहा है कि राजकोषीय घाटों का अर्थ है सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर तथा सरकार की अन्य देयताओं से लेकर अपने खर्च पूरा करना। राजकोषीय घाटा जो है वो बजटीय घाटा से बड़ा होता है। तो इस प्रकार जो कथन है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और राजकोषीय घाटे का अर्थ है सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर तथा अन्य देयताओं से लेकर अपने खर्च को पूरा करना है। तो इस प्रकार जो कथन है वो भी सही हो जाएगा और कारण जो है वो भी सही हो जाएगा और कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मात्रा और एसआई मात्रक। दाब, दाब का एसआई मात्रक जो है वो पास्कल है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, यह सही सुमेलित है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो है वो डायोप्टर है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो भी सही हो जाएगा। ऊष्मा का एसआई मात्रक जो है वो जूल है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो भी सही हो जाएगा। और रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का एसआई मात्रक जो है वो बेकुलर है, ना कि क्यूरी है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है प्रकाश वर्ष, दूरी की इकाई, ऑप्शन बी है पारसेक, समय की इकाई, ऑप्शन सी है डेसिबल, ध्वनि तीव्रता की इकाई और ऑप्शन डी है हर्ट्ज, आवृत्ति की इकाई। पारसेक की लंबाई जो है वो खगोलीय इकाई है, ना कि समय की इकाई है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। और एक पारसेक मतलब एक पारसेक में कितने होते हैं मीटर होते हैं? एक पारसेक में 3.085 इंटू 10 की पावर 16
मीटर होता है। ओके, एक पार्सेक की लंबाई। ओके, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है, और कारण आर में कहा जा रहा है कि यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग जो है परिवर्तित नहीं हो सकता है। सीटी बजाने से पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर कोई भी व्यक्ति गति नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी भी प्रकार की गति के लिए घर्षण या क्रिया प्रतिक्रिया बल आवश्यक है। व्यक्ति की किसी पृष्ठ पर गति के प्रतिक्रिया स्वरूप उसके पैरों पर घर्षण बल या प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। तो इस प्रकार जो कथन है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो उसका संवेग जो है वो परिवर्तित नहीं हो सकता। तो इसका जो कारण है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और कारण कथन जो है वो गलत है, तो इसमें कार्य इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी शेविंग ब्रश को पानी से निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है। द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ जो है वो सदैव तनाव में रहता है तथा उसमें कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। द्रव के पृष्ठ का यह तनाव ही पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी से बाहर निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल जो है वो आपस में चिपक जाते हैं। तो इस कारण इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के विषय में सही है? पहला, दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है, और दूसरा, ध्वनि तरंगे जो है वो दबाव तरंगे हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ध्वनि तरंगों के विषय में ये दोनों कथन जो है वो सही है, तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, यदि फ्रिज पर बर्फ इकट्ठा होता है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है, और कारण आर में कहा जा रहा है कि बर्फ एक दुर्बल चालक है। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में बर्फ जमा होने से रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। तो इस प्रकार जो कथन है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और बर्फ जो है वो ऊष्मा का कुचालक है, तो इस प्रकार जो कारण है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है, और कथन जो है वो और कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, मृग तृष्णा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, तो इस प्रकार इसमें ए का 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, साबुन पानी की परतों पर रंग, साबुन पानी की परतों का रंग जो है वो व्यतिकरण के कारण उत्पन्न होता है, तो इस प्रकार इसमें बी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। आकाश का नीला जो है वो दिखाई देता है वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, तो इस प्रकार सी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। प्रिज्म से प्राप्त दृष्ट वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम जो विक्षेपण के कारण उत्पन्न होता है, तो इस प्रकार डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 1 2 3 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में एक कंटेनर में भरे हुए कार्बन डाइऑक्साइड में अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी? पहला, कंटेनर का आयतन बढ़ाने पर। दूसरा, कंटेनर में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीक होने पर। तीसरा, कंटेनर के अंदर हवा का दबाव बढ़ने से। और चौथा, कंटेनर के आकार में बिना बदलाव किए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालने पर। गैस जो है पदार्थ की वह भौतिक अवस्था होती है जिसमें आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। कंटेनर में भरे कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच की दूरी कंटेनर के आयतन में वृद्धि तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी होने पर बढ़ सकती है। तो इस प्रकार इसमें 1 और 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? पहला, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन। दूसरा, बर्फ का गलना। तीसरा, दूध का खट्टा होना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल तथा बर्फ का पिघलना जो है वो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है, जबकि दूध का खट्टा होना जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन समानता उत्क्रमणीय होते हैं, इसके परिवर्तन से नए पदार्थ नहीं बनते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन द्वारा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अपक्रिया भी कहते हैं। तो इस कार्य इसमें जो कथन 3 है वो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, तो इस कार्य इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आयनी यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आयनी यौगिक अल्कोहल में अविलेय होते हैं। दूसरा है ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। इन कथनों में से कौन सा सही है? वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने होते हैं यौगिक कहलाते हैं। आयनी यौगिक में विद्युत अपघट्ट जल में डालने पर धनात्मक एवं ऋणात्मक भागों में बढ़ जाता है। ये यौगिक कार्बनिक विलयकों में अविलेय होते हैं, जबकि अपनी यौगिक अपने जलीय विलयनों में विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है वो सही हो जाएगा और कथन दो जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक तत्वों को आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है किसी एक आवर्त में अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है। दूसरा, तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। और तीसरा, किसी निर्दिष्ट आवर्त में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो कम तथा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव जो है वो कम तथा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और किसी निर्दिष्ट आवर्त में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है तो विद्युत ऋणात्मकता जो है वो भी बढ़ती है ना कि कम होती है। तो इसका जो कथन तीन है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल दो सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची वन में धातु और सूची दो में गुण धर्म। सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो इस प्रकार ए का 4 से सम्मिलित हो जाएगा इसमें। ओके, और पारा जो है वो कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो इस प्रकार बी का 2 से सम्मिलित हो जाएगा। और चांदी जो है वो विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। तो इस प्रकार सी का 1 से सम्मिलित हो जाएगा। और शीशा जो है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। तो डी का 3 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 4 2 1 3, 4 2 1 3, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? एकिडना जो है वो एक स्तनधारी है जो अंडे देता है। अंडे देने वाले स्तनधारियों को मोनोट्रेम्स कहा जाता है। विश्व में केवल 5 स्तनधारी ऐसे हैं जो अंडे देते हैं, जिनमें से 4 एकिडना की प्रजातियां हैं तथा एक प्लेटिस की प्रजाति है। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच समान अंतर के बारे में सही है? पहला, पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्ति होती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। दूसरा, पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिका में वे होती है। और तीसरा, परिपक्व पादप कोश में एक वृहत रसधानी होती है, जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रसधानियां होती हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पादप कोशिकाओं में सेलुलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थिति होती है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और पादप कोशिका में लवक यानी कवक को छोड़कर पाए जाते हैं, जबकि प्राणी कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और परिपक्व पादप कोशिका में एक वृहद रसधानी होती है, जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी छोटी रसधानियां होती हैं। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें एक और तीन इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि। ऑप्शन है, यह पानी में बुलबुले के कारण होता है। दूसरा, रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है। तीसरा, रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। और ऑप्शन डी है, इस रोग को पानी के बुलबुले से ही ठीक किया जाता है। बबल बेबी सिंड्रोम जो शिशुओं में होने वाली एक दुर्लभ अनुवांशिक बीमारी है। इससे पीड़ित शिशुओं में रोग प्रतिरोध क्षमता अत्यंत न्यून हो जाती है। इसके उपचार हेतु जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले का प्रयोग किया होता है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबायोटिक खाद्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी माने जाते हैं। और दूसरा, प्रोबायोटिक खाद्य अंत फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है।
उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी माने जाते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य अंत फ्लोरा में अनुसरण में सहायता देता है। उपयुक्त दोनों कथन जो है वो सही है, तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, केवल नर रक्त चूसते हैं। दूसरा, केवल मादा रक्त चूसती हैं। और तीसरा, केवल मादा पौधों का रस चूसती हैं। और चौथा, मादा की अपेक्षा नर में डैन बड़े होते हैं। और पांचवा, नर की अपेक्षा मादा के डैन बड़े होते हैं। नर की अपेक्षा जो है वो मादा मच्छर में डैन बड़े होते हैं, यानी पंख जो है वो बड़े होते हैं। तो इसका जो कथन 5 है वो सही हो जाएगा। और केवल मादा मच्छर जो है वो रक्त चूसती हैं, नर मच्छर जो है वो रक्त नहीं चूसता। तो इसका जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। जबकि नर मच्छर जो है वो अपना पोषण जो है वो फल फूलों के रस से करता है। तो इस प्रकार इसमें 2 और 5 द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन ए, मानव शरीर जो है वो सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि मानव शरीर में स्टार्च अपघट्य एंजाइम डायस्टेट्स विद्यमान रहता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। मानव शरीर में स्टार्च अपघट्य एंजाइम डायस्टेट्स विद्यमान रहता है, परंतु इन दोनों का कोई सीधा संबंध नहीं है। तो इस प्रकार जो कथन और कारण जो है वो दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मानव मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। और दूसरा है, यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मानव मस्तिष्क के बारे में ये दोनों कथन जो है वो सही है। तो इस प्रकार इसमें 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में हार्मोन्स और सूची 2 में प्रकार। एल्डोस्टेरॉन का कार्य जो है वो लवण धारक हार्मोन्स है। तो इस प्रकार ए का 3 से सुमेलित हो जाएगा। ईस्ट्रोजन का कार्य जो है वो स्त्रियों के गौण लैंगिक लक्षण को बनाए रखना है। तो इस प्रकार बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा इसमें। ओके। और मेलाटोनिन का प्रकार जो है वो मनुष्य के शरीर में होने वाली परिवर्तन यानी सर्केडियन लय को नियंत्रित करना है। तो इस प्रकार सी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और प्रोजेस्टेरॉन का प्रकार जो है वो गर्भ का संधारण करना है। तो इस प्रकार डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3 1 2 4 3 1 2 4, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में ग्रंथि और सूची 2 में हार्मोन्स। अग्नाशय ग्रंथ का हार्मोन्स जो है वो ग्लूकागन है। तो इस प्रकार ए का 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और पीयूष ग्रंथ का हार्मोन्स जो है वो अट्टू ग्रंथ उत्तेजक हार्मोन्स है। तो इस प्रकार बी का 3 से सम्मिलित। और अधिवृक्क का हार्मोन्स जो है वो कार्टिसोल है। तो इस प्रकार सी का 1 से सम्मिलित हो जाएगा। और वृक्क का हार्मोन्स जो है वो विटामिन डी है। तो इस प्रकार डी का 2 से सम्मिलित हो जाएगा। डी का 2 से। ओके, तो इस प्रकार 4 3 1 2 4 3 1 2, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन 1, जनवरी 2024 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में देश के 4,477 शहरों को शामिल किया गया है। और कथन 2 में कहा जा रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन की शुरुआत की। 11 जनवरी 2024 को जारी स्वच्छ सर्वेक्षण के 8वें संस्करण में देश के 4,477 शहरों को आंकलन प्रस्तुत किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 1 लाख से अधिक जनसंख्या में इंदौर लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, जबकि आगरा को दूसरा स्थान प्राप्त है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 को जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के खूंटी जिले में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन की शुरुआत की है, ना कि छत्तीसगढ़ से। यह झारखंड में इसकी शुरुआत की गई है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें केवल कथन 1 सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कथन एक, हाल ही में निर्वाचित मणिपुर के मुख्यमंत्री जिन्हें दल बदल विरोधी कानून के तहत 1988 में लोकसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था। और कथन दो, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक यानी संशोधन विधेयक 2023 द्वारा राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या 115 प्रस्तावित की गई। पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे लाल दुहोम को नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के पश्चात मिजोरम का मुख्यमंत्री निर्वाचित किया गया है। वर्ष 1988 में लाला दुहोम दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किए गए देश के पहले लोकसभा सांसद थे। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 द्वारा राज्य में विधानसभा सीटों की कुल संख्या जो है वो 107 से बढ़ाकर 114 करने का प्रस्ताव किया गया, ना कि 115। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें कथन एक सही है केवल, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन एक, केंद्र सरकार ने प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को वीर बाल दिवस रूप में मनाने की घोषणा की है। और कथन दो, केंद्र सरकार ने समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत की याद में 26 नवंबर के प्रत्येक वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। तो इस प्रकार जो कथन है एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और सरकार ने तेलंगाना में मुलुगु जिले में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें कथन एक और दो दोनों कथन जो है वो सही है। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन एक, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम 2023 पुरस्कार में उत्तर प्रदेश राज्य के गांव को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। और दूसरा कथन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 2023 में नई दिल्ली में नेशनल सिकल सेल एनीमिएशन उन्मूलन मिशन 2047 का उद्घाटन किया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2023 के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार जम्मू कश्मीर के डावर गांव को प्रदान किया गया, ना कि उत्तर प्रदेश के। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और प्रधानमंत्री ने जुलाई 2023 में मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में नेशनल सिकल सेल एनीमिएशन उन्मूलन मिशन 2047 का उद्घाटन किया है, ना कि नई दिल्ली में। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन जो है वो गलत है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन एक, मध्य प्रदेश राज्य ने गंगे डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है। और कथन दो में कहा जा रहा है कि गुजरात राज्य ने हाल ही में घोल मछली को राज्य मछली का दर्जा प्रदान किया गया। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने वन विभाग द्वारा गांगो डॉल्फिन को प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया, ना कि मध्य प्रदेश ने। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। और नवंबर 2023 में गुजरात राज्य ने घोल मछली को राज्य मछली का दर्जा प्रदान किया। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल दो सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद गुजरात से सितंबर 2023 में ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम की शुरुआत की है। और दूसरा कथन है यह कार्यक्रम मिशन लाइफ के अंतर्गत ही एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है। उपयुक्त कथनों में से सही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर 2023 में भारत मंडपम नई दिल्ली में ट्रेवल फॉर लाइफ कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ये नई दिल्ली से शुरुआत की है, ना कि गुजरात से। इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ट्रेवल फॉर लाइफ कार्यक्रम जो है मिशन लाइफ के अंतर्गत सतत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति व क्षेत्रीय कार्यक्रम है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल दो सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत संविधान 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 निम्नलिखित में से किन संस्थाओं पर क्रियान्वित रहेगा। महिला आरक्षण से संबंधित संविधान अधिनियम 2023 को औपचारिक रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम से लागू किया गया है। यह 128वां संविधान संशोधन विधेयक था। इस अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्यों के विधानसभा और दिल्ली एनसीआर यानी कि विधानसभाओं के महिला के लिए 33% सीटों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। यह अधिनियम आगामी परिसीमन प्रक्रिया के बाद ही प्रभावित होगी, जो कि अगले 15 वर्ष तक लागू रहेगा। इस प्रकार ये तीनों जो है वो लोकसभा में, राज्यसभा की विधानसभाओं में और दिल्ली एनसीआर की विधानसभाओं में ये तीनों जो है वो 2023 के अधिनियम से संबंधित है, 106वां संविधान संशोधन से संबंधित है। इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने किस पशु को देश के खाद्य पशु का दर्जा प्रदान किया है? पर्वतों का पशु कहा जाने वाला पशु मिथुन को सितंबर 2023 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा पशु का दर्जा दिया है। तो इस बार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी ब्लॉकों और जिलों की पहली डेटा रैंकिंग में किस जिले को प्रथम स्थान दिया गया है? आकांक्षी ब्लॉकों और जिलों की उपलब्धियों पर आधारित दिसंबर 2023 में जारी नीति आयोग की पहली डेटा रैंकिंग में ओडिशा के रायगढ़ जिले को प्रथम स्थान दिया गया है। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन एक, 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में पार्टी ऑफ फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर का पुरस्कार प्रदान किया गया। और कथन 2 में कहा जा रहा है कि रूस देश से साइबेरियाई बाघ को 12 वर्ष बाद भारत में लाया गया है। नवंबर 2023 में पणजी गोवा में आयोजित भारत के 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर पुरस्कार जो है ईरानी फिल्म एंडलेस बर्डर्स को दिया गया है, ना कि पार्टी आपको। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और पशु विनिमय कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में साइबेरियाई बाघ के पहले जोड़े को साइप्रस देश से 12 वर्ष बाद भारत में लाया गया है। तो इसका जो कथन 2 है वो भी गलत हो जाएगा। ये साइप्रस देश से लाया गया, ना कि रूस से। तो इसका जो कथन 2 है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों गलत है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन एक, भूटान ने भारत से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा की है। और कथन 2 में कहा जा रहा है कि उत्तराखंड राज्य को एक दिन में सर्वाधिक 18 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। भारत के पड़ोसी देश भूटान के भारतीय राज्य असम से लगती सीमा पर गोगेफू स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय शहर स्थापित करने की योजना बनाई है। यह शहर जो है वो 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में विस्तृत होगा। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और उत्तराखंड जो है वो देश का पहला राज्य बना जिसे 4 दिसंबर 2023 को सर्वाधिक 18 उत्पादों के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों कथन जो सही है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन शहरों को अक्टूबर 2023 में यूनेस्को के सृजनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? केरल के कोझिकोड शहर को साहित्यिक शहर तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को संगीत के शहर के रूप में यूनेस्को की सृजनात्मक शहर नेटवर्क श्रेणी में अक्टूबर 2023 में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी और सी को यूनेस्को के सृजनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में स्थापित किया गया है? अमेरिका के न्यू जर्सी में भारत से बाहर दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन अक्टूबर 2023 में किया गया है। इस मंदिर का नाम जो है BAPS स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर है। भारत से बाहर बना विश्व का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है। तो इस बार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? भारत ने चंद्रयान मिशन के अंतर्गत लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 के 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के दिन को भारत सरकार ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की निर्णय लिया है। इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? जनवरी 2024 में जारी हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान जो है वो 80वां प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो की PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू सो मच।